बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान फ्रंट। मैं हूं सलमान हसन। आम तौर पे ये प्रोग्राम सना मिर्ज़ा करती हैं, लेकिन आज वो मौजूद नहीं हैं। मैं आपके साथ मौजूद रहूँगा। नाज़रीन, पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहा है वैसे वैसे कुछ तब्दीलियाँ होती नज़र आ रही हैं। इंतहाई तेज़ी के साथ और इंतहाई सरअत के साथ जो हैं वो हम देख रहे हैं कि मामलात आगे बढ़ रहे हैं। आज जो एक अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है वो ये कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब, जिन्होंने वापस आना है 21 अक्टूबर को, उन्होंने हिफाजती ज़मानत के लिए अब अदालत से रुजू कर लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो दरख्वास्त दी गई। उस सिलसिले में हमने देखा कि फ़ौरी तौर पर आनन फ़ानन एक 2 रुकनी बेंच बना और उस 2 रुकनी बेंच ने एक मुख्तसर जो है वो समाअत की और उस समाअत में सवालात भी किए गए। नायब प्रोसिक्यूटर से भी पूछा गया कि आपको कोई एतराज़ तो नहीं है। जवाब आया कि अगर कोई सरेंडर करना चाहता है अदालत में तो हमें क्या एतराज़ होगा। जबकि इस 2 रुकनी बेंच की जानिब से जो ये समाअत है ये अब कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। इसमें इस बात का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि ऐन मुमकिन है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब को जो हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त उनकी जानिब से दायर की गई है उसमें उनको ये जो ज़मानत है वो मिल जाए। तो बहरहाल देखते हैं कि ज़मानत क्या होती है और जब नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो वापस आएंगे तो क्या वो वापस लाहौर लैंड करेंगे या फिर इस्लामाबाद आएंगे और इस्लामाबाद में जाकर वो अदालत में ख़ुद को सरेंडर करने के बाद लाहौर पहुंचेंगे और फिर वो खिताब करेंगे। आज कुछ ख़बरें जो हैं वो थोड़ी सी हमने ये भी देखी कि डॉलर जो है उसका रेट जो कि मुसलसल कम हो रहा था, मुसलसल रुपया तगड़ा हो रहा था, उसमें अचानक एक जो है वो एक यू टर्न लिया और डॉलर आज हमने देखा कि 4 रुपये महंगा हो गया। और कुछ अच्छी खबरें भी साथ जो हैं वो हम देख रहे हैं, हमारे लिए, आपके लिए नहीं बल्कि एक सियासी जमात के लिए, और वो है नून लीग। और उसमें ये देखा कि जी जो हनीफ अब्बासी साहब हैं एफिड्रीन केस में, उनका जो मामला है वो अब क्लियर हो गया है और अब देखते ये हैं कि आने वाले दिनों में जो कि ज़मानतों की बात हो रही है, किस किस को ज़मानत मिलती है नहीं, क्या इस सिलसिले में कोई प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं, क्या एक मुजरिम को जो है वो ज़मानत मिल सकती है, क्या एक मफरूर को हिफाजती ज़मानत मिल सकती है। ये वो तमाम बातें हैं जो आज हमारे जहन में, इस पर हम बात करेंगे और इसके लिए ख़ास तौर पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक़ नायब प्रोसिक्यूटर जनाब राजा आमिर अब्बास साहब। आपको वेलकम करते हैं राजा साहब। जबकि तज़ियाकार जनाब सलमान आबिद साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और साथ साथ हमें सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार जनाब इफ्तिखार शिराज़ी साहब भी मौजूद हैं हमारे साथ और उनसे भी हम तबसरा और तज़िया हासिल करेंगे। राजा साहब, ज़रा सबसे पहले आपकी तरफ आना चाहेंगे। सर, ये ज़रा थोड़ा-सा हमें ये बता दीजिए, क्लियर कर दीजिए कि ये जो आज मुख्तसर समाअत हुई है, इस समाअत में अब जो वकील हैं अदालत के इस्तफ़सार पर अमजद परवेज़ ने बताया कि जी इस वक्त दरख्वास्त गुज़ार का जो स्टेटस है वो मफ़रूर का है और उन्होंने कहा कि जी माज़ी में भी इश्तिहारी मुलज़िमों को सरेंडर करने के मौक़े मिल चुके हैं और इसकी उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स भी दी। उन्होंने हालिया दिनों में कहा जी चेयरमैन पीटीआई जो हैं उनको हिफाजती ज़मानत दी गई। माजी में हमने देखा कि इसहाक डार साहब जब वापस आए थे तो उनको भी जो है वो ज़मानत मिली थी एहतसाब अदालत से। तो सर, ये क्या कोई सादा सा मामला है या गंभीर मसला है आपके ख्याल में? देखिए, ये उन्होंने जो बात की कि जी माज़ी में भी ज़मानतें मिल चुकी हैं, ये दुरुस्त बात की है, लेकिन एक बात अदालत को शायद जानबूझ के नहीं बताई गई, अदालत के इल्म में है कि ये ना सिर्फ़ मफ़रूर हैं, ये कॉन्विक्ट भी हैं, ये सज़ा याफ़्ता भी हैं। वो दोनों मुल्ज़मान जिनकी बात की कि वो मफ़रूर थे, मफ़रूर तब होते हैं कि जी आपके खिलाफ़ कोई केस है, आप पुलिस या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को मतलूब हैं, आप मिल नहीं पा रहे या आप अरेस्ट नहीं हो रहे और आपका केस ट्रायल में भी आ चुका है, तो वहाँ पे आपको मफ़रूर करार दिया जाता है। लेकिन बाद में आप कहते हैं कि जी नहीं, मैं सरेंडर करना चाहता हूँ और मैं इस केस के ट्रायल को जॉइन करना चाहता हूँ और मुझे मौका दिया जाए कि मैं अदालत में पेश होके इस केस का सामना करूँ। लेकिन मियाँ साहब के केस में डिफ़रेंस ये है कि वो मफ़रूर के साथ-साथ ये केस ऑलरेडी डिसाइडेड है। उनकी अपील जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थी, वो भी डिसमिस हो चुकी है ऑन द ग्राउंड ऑफ हिज़ नॉन अपीयरेंस और उसमें फिर उन्होंने एक इनके लिए क्वेश्चन छोड़ा था कि अगर ये आते हैं तो ही हैज़ टू सैटिस्फाई कि जी ये जितना अरसा गैर-हाज़िर रहे हैं, उसकी क्या वजह थी? क्योंकि कोविड उस वक़्त कहा जा रहा था है या वो इलाज करा रहे हैं, जो कुछ भी है, तो क्या इस बात पे अदालत कल उनसे पूछती है? नंबर 2, मफ़रूर का मकसद जो इनके परपेचुअल वारंट्स हैं, वो ये है कि ये जहाँ भी नज़र आएँ, इन्हें अरेस्ट कर लिया जाए और अरेस्ट करके
इनको जेल भेजा जाए। और वजह ये है कि ये कॉन्विक्ट हम्म। हैं और जमानत जो है वो ये अपनी जंप कर चुके हैं। ये राजा साहब ये भी फरमाइएगा कि इस दौरान में अगर वो जो है वो सरेंडर भी कर दें और उनको ज़ाहिर है वो कुशन मिल जाता है, तो इस दौरान में वो जो मर्ज़ी एक्टिविटीज़ करें, अपना जलसा करें, आवाम से ख़िताब करें। और हम देखते हैं कि कुछ लोगों पर तो टीवी पर आने पर पाबंदी है, लेकिन ज़ाहिर है अब जब ये ख़िताब करेंगे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म साहब, तो ऐन मुमकिन है कि वो टीवी पे बराह रास्त दिखाया भी जाए, उसकी एक तवील ट्रांसमिशन भी हो। तो क्या इन तमाम चीज़ों का जो है वो जायज़ा लेगी अदालत, और जब वो दोबारा यानी कि वापस जाएंगे तो ये उनको उनकी बाज़-पुर्स जो है वो की जा सकती है? नहीं, ये इसका जायजा तो इस हद तक लिया जा सकता है कि कल को जब पेशी हो और नैब के जो प्रोसिक्यूटर हैं वो अगर वहां पे अपोज करते हैं और वो ये तमाम बातें बताते हैं अदालत को कि जनाब ये जो क्वेश्चन ले रहे हैं ये किसी अपने मीनार पाकिस्तान पे कोई तकरीर करनी है, तो तब तो अदालत इस तरफ देखेगी। लेकिन अगर नैब की तरफ से जैसे कहा जा रहा है कि जी हमें कोई इतराज नहीं है, तो फिर ऐसी सूरत में गालिबन अदालत अज खुद इस चीज को नहीं देखेगी और उन्हें ये मौका मिल जाएगा कि वो तकरीर वगैरह अपनी कर लें और फिर हम्म। मंडे को आ जाएं। लेकिन बज़ाहिर लग यही रहा है कि सर उन्हें माजी में ये हमने कुछ बेल। ऐसे केसेस देखे हैं ना कि अदालत जो है राजा साहब वो पाबंद कर देती है कि जी आपने इस दौरान ये काम नहीं करना। तो क्या ऐसे कोई अहकामात आ सकते हैं या नहीं, बिल्कुल नहीं, बस ठीक है जी जमानत हो गई, अब आप जो मर्जी करें, आप उसके बाद ठीक है जी आ जाएं जब खत्म हो जाए? देखिए, वो जिन केसेस की आप बात करें उनके पेक्युलर सर्कमस्टांसेस होते हैं कि अगर किसी शख्स को अरेस्ट किया गया है हिफ्ज़ अमन में, अगर किसी शख्स को अरेस्ट किया गया है हम्म। ऐसी तकारीर करने में, तब तो उनके ऊपर पाबंदी लगा दी जाती है। लेकिन मियाँ साहब का तो करप्शन का केस है, तो गालिबन इनकी हद तक शायद ये ना हम्म। लगाई जाए। ठीक है सर, साथ ही रहिएगा क्योंकि ज़ाहिर है इसकी कानूनी पहलू के साथ साथ सियासी इम्प्लीकेशंस भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तज्ज़ियाकार, उनकी तरफ भी ज़रा चलते हैं। शिराजी साहब, सर सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि नवाज़ शरीफ साहब आपके ख्याल में इस वक्त सिस्टम के ताबे हैं या सिस्टम नवाज़ शरीफ साहब के ताबे है? जिस तरह चीज़ें सलमान बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं, तो मुझे तो लगता है कि इस वक्त जो सिस्टम है वो एक सहूलतकार का किरदार अदा कर रहा है। वरना जब वो इस मुल्क से जा रहे थे तो उस वक्त भी हम यही बहस कर रहे थे कि इसकी नज़ीर इससे पहले शायद न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के एक जुडिशल सिस्टम में कहीं नहीं मिलती कि एक शख्स के जो एक बड़े क्राइम में कन्विक्ट हुआ हो और वो सज़ा भुगत रहा हो और मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर उसको बाहर जाने दिया जाए, और वो चले गए। और जिन ग्राउंड्स पे वो बाहर गए, आपने भी देखा, मैंने देखा, पूरी दुनिया ने, कि शायद वो ग्राउंड्स थी नहीं। बाद में उसके ऊपर बड़ी बहस भी हुई कि इस कदर अलील थे भी से कि नहीं थे कि उनको बैरून मुल्क जाना चाहिए। इस दौरान 4 बरस गुजर गए, उन्होंने इलाज भी नहीं कराया। और आज जब वापस आ रहे हैं तो जिस तेज़ी के साथ इस सारे मामले पे आगे बढ़ी हैं चीज़ें, गोया कि 1:30 बजे दरख्वास्त दायर होती है ज़मानत की और 15 मिनट बाद उसके ऊपर नंबर लग जाता है और ठीक आधे घंटे बाद उस पर बेंच की तश्कील भी मुकम्मल हो जाती है और उसके बाद फिर समात, और साथ में नैब की जानिब से प्रोसिक्यूटर, जिनको बुलाया ही नहीं गया अदालत की जानिब से कि वो आज के दिन आएँ और वहाँ आके अपना कोई नुक्ता नज़र या इदारे का नुक्ता नज़र पेश करें, वो भी पहुँच गए। तो इससे तो हमें ये लग रहा है कि जो बात आपने की, जो सवाल आपका है कि क्या वो सिस्टम के ताबे हैं, हरगिज़ ऐसा नहीं है। जिस अंदाज में वो आ रहे हैं और उनको फैसिलिटेशन मिल रही है, उससे तो बड़ा वाज़े लग रहा है कि इस वक्त सिस्टम उनके ताबे है और वो जिस अंदाज में उसको लेके चलना चाहें वो लेके चल रहे हैं। और जिस तरह दरख्वास्त आई है, गोया कि अगरचे अदालतों से सद एहतराम, लेकिन लगता ये है कि उनको ये रिलीफ मिलेगा और वो जितने दिन के लिए चाहेंगे वो मिलेगा। लेकिन मोर इंटरेस्टिंगली अब सब लोग इस बात पे गौर व फिक्र कर रहे हैं और सोच रहे हैं, आमिर अब्बास साहब से भी हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि कहीं आइन के अंदर, कानून के अंदर ऐसी गुंजाइश भी है कि ऐसे शख्स को घर बैठे ही मुकम्मल तौर पे ज़मानत मिल जाए और जो उनकी पटिशन वहाँ पे अब नल एंड वाइड हो चुकी है या कम अज़ कम उन्होंने परसू नहीं किया और वो अपॉर्चुनिटी लॉस कर चुके हैं, कहीं उसकी रिवाइवल तो ना हो जाए, हो जाएगी। क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि जब वो 10 साल की जलावतनी में रहे हैं तो उसके बाद त्यारा साजिश केस में वो वतन वापस जब आए थे तो उस केस को दोबारा टेकअप किया गया था और वो इफ्तिखार चौधरी साहब की अदालत में चला था और उस केस के ऊपर भी एक फ़ैसला आया था।
तो वो भी पाकिस्तान के अंदर एक नई नज़ीर थी। इससे पहले कभी ऐसा नहीं कि एक शख्स कि जो 10 साल तक इस मुल्क से बाहर चला जाए और उसके ख़िलाफ़ केस को दोबारा से ओपन किया जाए और उस केस को किसी लॉजिकल एंड तक पहुँचाया जाए। तो मेरे ख्याल में ये पहली बार नहीं हो रहा उनके लिए सहूलतकारी, इससे पहले भी हो चुकी है। बट देखें वो कितनी हद तक आगे जाती है, और मोर इम्पॉर्टेंटली जो वापस आ रहे हैं वो आके इस मुल्क की सियासत में कितना इम्पैक्ट डालते हैं। अब तो हम उस तरफ देख रहे हैं सलमान। बिल्कुल ठीक है। ठीक है शाही साहब, सलमान आबिद साहब, सर जो अभी इफ्तिखार शाही साहब ने जिक्र किया है, सिस्टम के ताबे होना या सिस्टम उनके ताबे होना ठीक है अपनी जगह, लेकिन सर वो ये क्लेम करते हैं कि वो सिस्टम के डसे हुए हैं और इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। जो कि अगर हम टाइमलाइन उठा के देखें पाकिस्तान की, पाकिस्तानी सियासत की, तो उसमें जाहिर सी बात है कि हमें नज़र तो आता है, चाहे उन्होंने खुद साख्ता जिला वतनी इख्तियार की हो, चाहे उन्होंने ऐसे वक्त में वापसी इख्तियार की हो कि जब उनकी जो एहलियाँ हैं वो बिस्तर मर्ग पे थीं, वो वापस आए, सरेंडर किया। ये मिसालें तो नून लीग ज़ाहिर दे रही है। और जहाँ तक जैसे शाही साहब ने भी कहा कि जी इलाज हुआ नहीं हुआ, मेडिकल रिपोर्ट तो अभी रिसेंटली आई है उनकी, एक जो रॉयल ब्रॉम्पटन हॉस्पिटल की आई है कि जी वो अभी भी बीमार हैं, उनके अभी भी जो है वो मसले मसाइल हैं। और ये जाहिर सी बात है, ये चीज़ मेंशन भी जो है वो आगे चल के की जा सकती है। हो सकता है कि इस बुनियाद पर उनकी बेल भी हो जाए, यू नेवर नो। तो सर मुकम्मल तौर पे तो हम ये डिनाई नहीं कर सकते ना, सिस्टम ने डसा तो है उनको या नहीं? देखिए, सिस्टम ने उनको डसा भी है और सिस्टम के वो लाडले भी रहे हैं। जितनी बार उनको इक्तिदार मिला, वो कोई अवाम के वोटों से तो मुंतखब नहीं होके आए थे ना, वो तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ कुछ ना कुछ मामलात को तय करके इक्तिदार मिलता है ना पाकिस्तान में। तो इसलिए अगर वो डसे हुए हैं तो फिर साथ वो उन्होंने वो नवाजे भी गए हैं और आज भी वो नवाजे गए हैं। जैसे भी शराजी साहब ने कहा कि वो इलाज कैसे कराने चले गए, यहाँ से कैसे उनको जमानत मिल गई, कैसे बाहर भेजा गया, तो वो भी तो लाडला पानी था ना। और आज भी वो लाडला पानी उनके साथ किया जा रहा है। देखिए, पाकिस्तान की सियासत की कहानी में वो एक किरदार जो है वो लाडला होता है और एक सुतेला भाई होता है। सुतेले भाई को हम दीवार के साथ लगाते हैं और लाडले की जो है ना उसको हम पालते पोसते हैं। अब इस वक्त भी पाकिस्तान की सियासत में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि नवाज शरीफ साहब कोई सियासी तन्हाई में पाकिस्तान नहीं आ रहे, वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ कुछ ना कुछ मामलात को तय करके आ रहे हैं, कुछ ना कुछ अरेंजमेंट तय हुआ है। सर एक मिनट, फिर सलमान आबिद साहब, सर ये फिर एक, अगर आप ये कह रहे हैं कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो एस्टैब्लिशमेंट है उसी की बात कर रहे हैं ना कि जी उससे मामला तय किए बगैर नहीं आया, तो इसका मतलब है कि सर फिर 2018 में जो नून लीग इल्जाम लगाती है या पीपल्स पार्टी कहती है कि जी वो तो सिलेक्शन थी, इलेक्शन नहीं था, तो इसका मतलब हम ये समझ लेना, ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो भी एक सिलेक्शन थी और वो भी लाडले रहे सिस्टम के? मैं तो सलमान साहब इससे एक कदम आगे बढ़ के बताता हूं ना, पाकिस्तान में कोई भी इंतखाब मुनसिफाना और शफाफ नहीं हुआ। सारे के सारे इंतखाबात एक पहले से अरेंजमेंट के तहत हुए, किसको इक्तदार में लाना है, किसको इक्तदार में नहीं लाना। ये सिर्फ 2018 का इलेक्शन तो नहीं है, 2013 के इंतखाबात में जो अमेरिका ने मुदाखलत की और नवाज शरीफ साहब के लिए सहूलतकारी की, 2008 में क्या हुआ, 2002 में क्या हुआ, 97 में क्या हुआ, 96 में क्या हुआ, 93 में क्या हुआ, 90 में क्या हुआ। तो ये तो कोई एक इलेक्शन की बात तो नहीं है, ये तो सारे इलेक्शन ही हमारे इंजीनियर्ड हुए ना, सारे इलेक्शन के अंदर ये मैनिपुलेशंस हुई है ना। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि मसला ये है कि एक वक्त में एक शख्स लाडला होता है और एक शख्स के साथ जो उसको दीवार से लगाया जाता है। अब कल इमरान खान साहब लाडले थे तो आज नवाज शरीफ साहब लाडले बन गए। उससे पहले नवाज शरीफ साहब लाडले होते थे और बेनजीर को दीवार के साथ लगाया जाता था। तो ये कोई सियासी कहानी नई तो नहीं है, इसके तो स्क्रिप्ट में थोड़ा सा ये है कि कैरेक्टर चेंज हो जाते हैं, कैरेक्टर उसकी पोजीशन बदल दी जाती है। अब यही नवाज शरीफ साहब के बाद तो मुकम्मल तौर पे बदल गया है। तो मैं ये समझ रहा हूँ नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, बिल्कुल आए, लेकिन वो अपनी मर्जी और मंशा के साथ नहीं आ रहे। वो तो अब देखिए ना, वो जो राजा परवेज अख्तर साहब ने इतराफ स्पीकर कौमी असेंबली है, उन्होंने कहा कि जी कुछ ना कुछ अरेंजमेंट तो तय हुआ है और ये अरेंजमेंट तय हो रहा था तभी तो नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए ना। अब ये जो जैसे अभी इन्होंने कहा शाजी साहब ने कि देखे ना कैसे नैब के प्रोसिक्यूटर भी पहुंच गए, आज ही वो सब कुछ हो गया। ये भी चंद माह पहले तक ये सारी बातें इमरान खान के बारे में की जाती थी ना कि अदालतें उनको फैसिलिटेट कर रही हैं। आज कौन उनको फैसिलिटेट कर रहा है? तो कहानी कोई मुख्तलिफ नहीं है, सिर्फ ये कि उसके अंदर सियासी रंग भरे जा रहे हैं। वो आज किसी और के हक में भरे जा रहे हैं और किसी की मुखालफत में, कल किसी और की मुखालफत में और किसी और के हक में भरे गए। सर लेकिन जो बुनियादी सवाल है वो बहरहाल वहीं पर मौजूद है ना कि सिस्टम जो है वो ख़ुद इजाज़त दे रहा होता है कि जी किसने आना है किसने नहीं आना है। और डेफिनेटली आप जो बात कह रहे हैं मज़ीद भी सर इस पर बात करते हैं और ब्रेक लेंगे। एक यहाँ पे एक ब्रेक, जब हम वापस आएंगे तो ज़रा हम
ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि नवाज शरीफ साहब आ तो रहे हैं, लेकिन बयानिया है क्या, वाज़ेह बयानिया अभी तक क्या कोई सामने आया भी है या नहीं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। मुस्लिम लीग नून के कायद साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब वापस आ रहे हैं 21 अक्टूबर को। उस सिलसिले में तमाम तर तैयारियां भी मुकम्मल हो गई हैं। वो उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब में मौजूद, और वहाँ से फिर वो दुबई जाएंगे, दुबई से वो आएंगे पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में उन्होंने जिस फ़्लाइट से आना है उसे उम्मीद पाकिस्तान का नाम दिया गया है। ये उम्मीद पाकिस्तान 21 अक्टूबर को सुबह 8 बजे दुबई से रवाना होगी, और इसमें ये क्योंकि एक चार्टर्ड फ़्लाइट है, ये कमर्शियल फ़्लाइट नहीं है, क्योंकि माजी में हमने देखा कि जब कमर्शियल फ़्लाइट्स में जो भी इस तरह के सियासी रहनुमा वापस आते थे तो जो आम लोग, आम पैसेंजर्स होते थे, उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था, चाहे वो ताहिरुल कादरी साहब के केस में हो या वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब के केस में क्यों ना हो। 2007 में हम जो है वो इसको देख चुके हैं, जब जहाज़ से ही जो है वो उनको पलटा दिया गया था। तो इस तरह के शायद जहन में रख के चीज़ें ये फैसला किया गया कि जी उम्मीद पाकिस्तान नामी जहाज़ जो कि चार्टर्ड प्लेन है उसमें वो वापस आएंगे। मैं ज़रा पहले इससे कि हम ज़रा बयानिए के ऊपर हम बात करें, और वापस जब आएंगे नवाज शरीफ साहब तो उनका क्या रूट बनेगा, किस तरह से जो है ना वो अपने जो मकासद हैं वो पूरे कर सकते हैं। मैं ज़रा जो शिराजी साहब का सवाल था ब्रेक से पहले, वो राजा साहब की तरफ ले जाना चाहूँगा। राजा साहब, शहीद साहब ने सर ब्रेक से पहले एक सवाल रखा था कि आपको क्या लग रहा है कि कोई ऐसी प्रेसिडेंट्स हैं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको सरेंडर करना पड़े बाकायदा तौर पे, या नहीं उनको घर बैठे, जैसे शाहिद साहब कह रहे हैं कि उनको जो है वो बेल्स मिल सकती हैं जैसे उनके बकौल माजी में मिलती रही हैं? देखिए, जैसे शरारी साहब ने कहा कि जी पहले भी जब वो गए थे तो इसका कोई माजी में नज़ीर नहीं है कि किसी कॉन्विक्ट को इस तरीके से बेल दी गई हो और फिर बैरून मुल्क जाने दिया जाए। अब भी जो वो आ रहे हैं, इवन ये जो बेल दी जा रही है, इसकी भी आपको मिसाल नहीं मिलेगी, क्योंकि इसी अदालत में उनका केस है और किसी और ने नहीं। इसी कोर्ट ने उनके वारंट्स निकलवाए, उनके जो रिपोर्ट आई मेडिकल की पहले इन्होंने रिजेक्ट की। उस वक़्त इन्होंने कहा कि जी उनके पास कोई ग्राउंड्स नहीं है वहाँ पे स्टे करने के, एंड ही शुड कम एंड जॉइन द प्रोसीडिंग्स। तो अब अगर वो दोबारा बेल अप्लाई करते हैं तो इन्हीं की अपनी फाइंडिंग है कि जी तब जब ये अपील चली थी, रिपोर्ट्स आई थी, तो उस वक़्त तो इस अदालत ने माना नहीं, उनको इजाज़त नहीं दी, तो अब कौन सी नई अपील आ जाएगी, ग्राउंड्स आ जाएंगे। और एक दफ़ा कानून में ये है कि एक शख्स अगर ज़मानत को जब्त कर जाता है तो उसे दोबारा ये फैसिलिटी नहीं दी जाती। तो अब बाकी बात रहेगी लाडले वाली, वो बात अपनी जगह मौजूद है और उनको पेश तो होना पड़ेगा, घर बैठे तो नहीं होगा। लेकिन अगर वो पेश होते हैं और उनको बेल मिल जाती है तो ये अदालत की डिस्क्रिशन है। अदालत ने तब भी दे दी थी, अब भी दे दे, वही अदालती हमारा निज़ाम है, वही अदालती सिस्टम है, उसी तरीके से चीज़ें मैनेज होती हैं। तो कोई ऐसा अनहोनी बात हमें नज़र नहीं आएगी। दिस इज़ पार्ट ऑफ आवर सिस्टम अनफॉर्चुनेटली, के जो कानून है वो एक आम आदमी के लिए कुछ और है। एक आम आदमी को कभी ये, एक आम कॉन्विक्ट को कभी ये तमाम चीज़ें नहीं होती, लेकिन यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये चीज़ें हो रही हैं और होती रहेंगी आगे भी। तो लेट्स सी कि हम आगे हमारा जो अदालती सिस्टम है वो आपको बड़ा प्रॉम्प्ट जस्टिस भी दे रहा है। और हम जो बात हो रही है कि जी क्या लेवल प्लेइंग, उसी अदालत में और भी जमानतों के केस हैं, वहाँ क्या फैसले हो रहे हैं, वहाँ किस तरीके से वो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, तो ये चीजें तो अवाम के सामने होंगी। और यही वो फैक्टर होगा कि जो बयानिया बनाने में, जिसका आपने जिक्र किया, बड़ा दुश्वारी हो जाएगी कि जनाब आप बयानिया हम क्या बनाएं कि जब अदालतों को अगर हमने बुरा भला कहना है तो इन्हीं अदालतों से हम रिलीफ लेके आ रहे हैं, इन्हीं अदालतों की आशीर्वाद से केसेस खत्म हो रहे हैं। तो आई थिंक इट्स अ टफ टाइम कि मुस्लिम लीग नून के लिए बयानिया बनाना एक दुश्वार मरहला होगा। एग्जैक्टली शिराजी साहब, बयानिया जैसे राजा साहब भी कह रहे हैं कि बनाए किसके खिलाफ, ये कई दिन से हम ये सवाल जो है हम पूछने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वो 3.5 साल की पीटीआई हुकूमत के खिलाफ बनाएं? अगर उसके बाद 16 माह ले लें
तो हम ये देख रहे हैं कि जो कुछ जलसे तकारीब हुई हैं, शहबाज शरीफ साहब ने, हमजा साहब ने या मरियम नवाज साहिबा ने जो खिताब किए हैं, उसमें वो किसी ने भी 16 माह का जिक्र नहीं किया है। वो उसको ऐसा कर रहे हैं कि जैसे आप टाइमलाइन में रख के कोई एक रिपोर्ट उसको डिलीट कर दें, माइनस कर दें बिल्कुल, कि जैसे शायद वो ज़िंदगी से वो 16 माह जो है वो निकल गए, उसका कोई जिक्र खैर है ही नहीं। वो जिक्र खैर जो होता है वो सिर्फ वही होता है कि जी नवाज शरीफ साहब ने मोटरवे बनाया, नवाज शरीफ साहब जो है उन्होंने फलां काम किया, उन्होंने फलां काम, यानी जो जो माजी में उन्होंने किए, और इसमें कोई शक नहीं है, बहुत से लोग मानते हैं, ज़ाहिर मोटरवे बनाया, इसको कौन जो है वो कहेगा, डिनाई करेगा, बिल्कुल बनाया है। जो लोग हम आप सफ़र करते हैं, जब भी जाते हैं उसी से करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सर अब मसला ये है, दौर बदल गया है। अब लोग जो हैं वो महंगाई के ऊपर जो जिस तरह से लोग दुहाइयाँ दे रहे हैं, उसके ऊपर कोई किसी किस्म का जो है ना वो जिक्र खैर इस 16 माह का नहीं है बयानिए का। उस 16 माह का जिक्र खैर तो नहीं हो सकता, क्योंकि उस 16 माह में हुकूमत के लिए तो खैर बहुत कुछ था, लेकिन अवाम के लिए तो उसमें शारी शर था। तो जाहिर सी बात है, जब आप इतना लोगों के ऊपर बोझ डाल के गए हों तो उसके बाद आप क्या बात करेंगे कि जो पेट्रोल गोया के 130 का था तो आप उसको 300 पे पहुंचा के चले गए, जो बिजली का यूनिट 16 रुपए का था आप उसको 50-55 पे लेके चले गए। इसी तरह गैस की कीमतों में आप 3-4 बार इजाफा कर गए, और मुल्क की तारीख में 60 साल की बुलंद तरीन आप इन्फ्लेशन छोड़ के गए, महंगाई। तो ऐसे में आप उन 16 माह का क्या जिक्र करेंगे? लेकिन उसको भी बहरहाल करते हैं, उसमें भी ये कहते हैं कि पीटीआई की सरकार ने इस मुल्क के साथ ऐसा खिलवाड़ किया कि ये मुल्क डिफ़ॉल्ट होने जा रहा था और हमने उसको डिफ़ॉल्ट से बचा लिया। गोया कि हमने IMF प्रोग्राम लिया है, हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है, और इस मुल्क को हमने डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया। तो उसमें से खैर का नुक्ता तो यही ढूंढते हैं। लेकिन जो आप बयानी की बात कर रहे हैं, अगर जी 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 सलमान, मेरा ख्याल में बयानिया बनाने के लिए जो नवाज़ शरीफ साहब हैं, अब ये उस तरह के टारगेट्स को नहीं हिट करेंगे जो माजी में करते रहे हैं। गोया कि ना तो अब वो जनरल बाजवा साहब का नाम लेंगे, ना जनरल फैज़ का नाम लेंगे, और ना ही किसी और इसी हार्ड किस्म के टारगेट का लेंगे, बल्कि सॉफ्ट टारगेट तहरीक इंसाफ ही है। वो शख्स है कि जिस वक्त जेल में बैठा हुआ है। मेरा ख़्याल में उनके जो बयानिया का महवर है वो तहरीक इंसाफ ही होगी, और उसकी जो 3.5 साल की हुकूमत है उसी के गिर्द सारी कहानी घूमेगी। लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली जिस अंदाज से वो गए थे और जिस अंदाज से वो वापस आ रहे हैं, गोया कि इस मुल्क के अंदर 25 करोड़ आवाम ने ये पिछले 4-5 साल बड़ी मुश्किल में गुजारे हैं सलमान। लोगों के बड़े इम्तिहानात हुए हैं, लेकिन इस मुल्क का दर्द रखने वाले बज़ाहिर वो कहते हैं कि इस मुल्क का दर्द उन्हें है, वो इस मुल्क की मईशत को ठीक करने आ रहे हैं, लेकिन वो बड़ी ऐश व इशरत के साथ लंदन के अपने लग्जरी अपार्टमेंट्स में बैठे रहे हैं, वहाँ दोस्तों के साथ खुशगपियों में मसरूफ़ रहे हैं, बादाम और पिस्ता खाते रहे हैं, गले में मफलर डाल के मुंह पे वो मास्क लगा के घूमते फिरते भी रहे हैं। इस दौरान उन्होंने फैमिली के साथ यूरोप के टूर भी किए हैं और कई उम्रे भी किए हैं। लेकिन 16 माह की जब उनके सगे भाई की हुकूमत थी, गोया कि किसी और की नहीं, मैं हैरान हूँ कि उस दौरान भी उनके लिए रिस्क 0 नहीं हुआ, उस दौरान भी नहीं आए। मैं तो लोगों से आज कहता हूँ कि ये सवाल हम क्यों नहीं करते कि 16 माह आपके सगे भाई की हुकूमत थी, आप उस वक्त क्यों नहीं आए? आपने 21 अक्टूबर का इंतखाब क्यों किया? अगर आप समझते हैं कि आपके आने से इस मुल्क के मसाइल ठीक हो सकते हैं, तो फिर आपको तो एक लम्हे की ताख़ीर नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि एक एक लम्हा इस मुल्क के अवाम पे भारी गुज़रा है। इसका जवाब मैं लेने की कोशिश करता हूँ सलमान आबिद साहब से क्विकली। सलमान आबिद साहब, क्या वजह रही आपके ख्याल में? जो हमें लगता है वो तो ये लगता है कि वो जो एक सितंबर का सितमगर महीना था, उसके गुजरने का इंतजार करना था, वो गुजरे तो फिर जो है वो वापसी की राह हमवार हो। लेकिन जब मामला तय होने थे तभी आने थे ना, उनके भाई के दौर में तो मामला तय नहीं हो सके थे। एक बात ध्यान में रखिएगा, मामला तो अब तय हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि हमें तो ये बताया जा रहा है जैसे नवाज शरीफ की सियासत का कोई नया ज़हूर हो रहा है। शराजी साहब उनको जानते नहीं है, और मैं नहीं जानता, आप नहीं जानते, अपना वकील साहब नहीं जानते, यानी कोई हम जानते ही नहीं है वो कौन है। हम समझ रहे हैं एक नए नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, वो इनकलाब लेके आ रहे हैं। मरियम नवाज के बकौल पैसा बहुत आ जाएगा, बस ये ना पूछेगा कि पैसा किस मद में आया है, जायज़ है नाजायज़ है, ये बिल्कुल ना पूछे। देखें, हमारे सामने 1979 से नवाज शरीफ साहब की सियासत है।
हम तो देखते रहे नवाज शरीफ साहब की सियासत को, ऑब्जर्व करते रहे, हमें मालूम है उनकी जब हुकूमतें आती थी वो कैसे डील करते थे, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद कैसे बनता था, बेनज़ीर के मुकाबले में लाडले कैसे बनते थे, इलेक्शन कैसे इंजीनियर्ड होते थे, कैसे उनके साथ सौदेबाजी होती थी। तो ये कहानियां तो हमारे सामने मौजूद है ना। अब वो जो भी शराजी साहब ने बात की, बयानिए की, लेकिन नवाज इसका शरीफ साहब मतलब ने ये जो हुआ बयानियां सलमान आबिद साहब, सर इसका फिर मतलब ये हुआ कि अगर हम ये तसव्वुर कर लें कि ये जो 16 माह थे ये एक तरह का प्रोबेशन पीरियड था, इसमें कहा गया था कि जी आप अच्छा करके दिखाएं, अगर आप इसमें कामयाब हो गए तो फिर हम आपके साथ मामला तय कर लेंगे, आपके भाई साहब वापस आ जाएंगे। तो फिर इसका मतलब है सर फिर तो कामयाबी मिल गई ना, इसका मतलब है कुछ तो ऐसा कुछ इतना किया है ना जिसका वो रिवॉर्ड मिल रहा है नवाज शरीफ साहब की वापसी की सूरत में। वो वो आप देखें ना, वो आसमा शराजी ने जो कॉलम लिखा है कि मुस्लिम लीग नून उम्मीद से है, तो अब वो उम्मीद से हो गए ना। अब उनकी हुकूमत आ रही है, उनको यकीन दहानी कराई जा रही है, उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है, उनको सहूलतकारी की जा रही है। निगरान हुकूमतें, वफाकी और सूबाई हुकूमतें उनके मातहत हैं। शहबाज शरीफ साहब अपनी मर्जी से सारे मामला चला रहे हैं, तो उनके लिए तो अब आसानियां पैदा हो गई है ना। अब वो 16 माह को बीच में छोड़ दे, 16 माह को तो वो ऑन ही नहीं कर रहे नवाज शरीफ साहब और मरियम साहबा, वो तो उसको इमरान खान के खाते में डालते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या नवाज शरीफ साहब को आप बिठाएं ना टीवी पे, और शराजी साहब जैसे जर्नलिस्टों को बिठाएं सवाल करने के लिए, और जरा उनसे पूछें कि आप अपना माशी रोड मैप बताएं, आप अपना सियासी रोड मैप बताएं, कैसे ये कर्जे उतरेंगे, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। बस वो ये कहेंगे कि सऊदी अरब पैसे देगा, तुर्की पैसे देगा, अपना अमेरिका पैसे देगा, चाइना पैसे देगा, सर यानी इसके अलावा हमारे पास हम कोई नहीं रास्ता चाहते सलमान आबिद साहब कि शिराजी साहब बैठे हैं ऐसे सवाल करें और शिराजी साहब को बाद में कॉलें आ रही हों कि शिराजी साहब ये आप किस किस्म के सवालात कर रहे हैं। सर प्लीज एक ब्रेक ले लेते हैं, एक क्विक ब्रेक के बाद जो है वो हम वापस आते हैं और यही जानने की कोशिश करेंगे कि जो दावा किया जा रहा है कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब आई थी अप्रैल 1986 में, उससे भी ज़्यादा बड़ा ये यानी कि एक इस्तक़बाल होगा, क्या ये मुमकिन है? ये दावा ही है। ब्रेक के बाद वापस आता है। वेलकम बैक जी। और हम ये देख रहे हैं कि इलेक्शन से पहले अब मामला तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और इसी दौरान में एक वफ़द जो है पीटीआई का वो सदर मुमलिकत से मुलाकात करता है। मैं ज़रा पहले शाही साहब से इसकी ज़रा सुनगुन ले लूँ। शाही साहब ये क्या माजरा है, क्या फिर दोबारा से वो सदर मुमलिकत जिनसे जो है वो अपनी हमशीरा के ज़रिए पीटीआई चेयरमैन ये पैगाम पहुँचा चुके हैं कि जी वो नाराज़ हैं उनसे, नाला हैं उनसे और खुश नहीं हैं, तो ये पीटीआई का वफ़द फिर जाके ऐसे शख्स से क्यों मिल रहा है जिससे उनके चेयरमैन नाराज़ हैं? सलमान, मेरा ख्याल में पिछले 1-2 रोज़ में कुछ डेवलपमेंट ऐसी हुई हैं कि जिसके बाद अब लग रहा है कि कुछ चीज़ें को बेहतरी की तरफ जाएंगी। और मैं आपको ये भी इतला दे दूँ कि कल सदर पाकिस्तान ने कुछ सहाफ़ियों को, मुझ समेत कुछ सहाफ़ियों को दिन 11 बजे ऐवान सदर बुलाया है गपशप के लिए। तो उम्मीद है कि कल कुछ ऐसी खबर सुनने को मिलेगी। तो देखें कि कल के दिन क्या वो बात करते हैं, क्योंकि यकीनी तौर पे हम इसी हवाले से कुछ सवालात उनसे करेंगे और वो बताएंगे कि क्या अब चीज़ें कैसे आगे बढ़ रही हैं और वो जो कंसर्न्स थे तहरीक इंसाफ के या ख़ुद उनके, वो किस हद तक एड्रेस हुए हैं। तो मेरे ख्याल में कल तक इंतज़ार करना पड़ेगा सलमान हमें। अच्छा, बिल्कुल करें इंतज़ार, लेकिन शाही साहब क्या इस बात के भी कोई इम्कानात हैं कि सदर मुमलिकत इलेक्शन से मुतल्लिक फिर कोई ख़त लिख दें या कोई ऐलान कर दें, ऐसा भी कहा जा रहा है? नहीं, मेरा ख्याल है कि वो अपने ऑप्शंस को एग्जॉस्ट कर चुके हैं एक तरह से। उन्होंने इससे पहले आपने देखा है कि इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा, फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वजारत कानून से उस पर राय ली और राय लेने के बाद उनको बताया गया कि आपसे कोई मीनिंगफुल जो है वो एक तरह से मुशावरत की कोई गुंजाइश नहीं निकलती, क्योंकि इलेक्शन एक्ट के अंदर अब तब्दीली आ चुकी है। और उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ख़ुद बाख्तियार हैं इलेक्शन का शेड्यूल देने में, लिहाजा आपसे इस हवाले से किसी किस्म की कोई मुशावरत नहीं हो सकती। लेकिन शाही साहब मैं ज़रा ये सवाल मैं ज़रा ये सवाल ज़रा सॉरी मैंने आपको काटा है क्योंकि टाइम थोड़ा कम रह गया। राजा साहब की तरफ ले जाओ। राजा साहब, क्या वजह आपके ख्याल में रही कि वो होम्योपैथिक किस्म के जो हैं वो लेटर्स लिखे गए और जो इख्तियार था सदर मुमलिकत को हासिल वो उन्होंने क्यों इस्तेमाल नहीं किया? एक तो ये कि ज़ाहिर है अवाम जो है वो महरूम हो गए कि अगर इलेक्शन वक्त पर हो जाते 90 दिन में एक वो लेटर लिखने से, वो चीज़, और दूसरी ये कि उन्होंने नाराज़गी भी मोल ले ली अपने चेयरमैन से, हरदिल अजीज़ चेयरमैन से। देखिए, बिल्कुल दुरुस्त कहा। और मैं उस वक़्त से इस चीज़ का मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि आईन पाकिस्तान सदर ममलिकत को इजाज़त देता है कि जब असेंबलीज डिसॉल्व हो जाती हैं और डिसोल्यूशन होती है तो फिर
इवन केयर टेकर हुकूमत और केयर टेकर गवर्नमेंट फॉर्म जो उन्होंने करनी होती है, उससे पहले उन्होंने इलेक्शन की डेट देनी होती है जो विद इन 90 डेज होना है। और ये वो आईनी जिम्मेदारी डिले करते रहे। इससे पहले भी उनका एक दो जो ऑर्डिनेंस बिल्स थे जिनको उन्होंने साइन करना था, कानून बनना था, वो भी वो अपने पास रखा। उसका जो जवाब था वो उसको अगर रिजेक्ट किया था, उस अंदाज में नहीं लिखा। तो ये 2-4 अमल हैं जिस पे बज़ाहिर जो पीटीआई की नैरेटिव है ये उसके मुताबिक नहीं है। और जो हम सुन रहे हैं कि जी चेयरमैन नैप ने इस पे चेयरमैन पीटीआई ने नापसंदीदगी का इजहार किया है, लेकिन शायद सदर ममलिकत ये समझते हों कि वो अगर ऑफिस में कंटिन्यू करेंगे तो उनको स्मूथली शायद वो कोई वे फॉरवर्ड निकाल सकें। और उन्हीं दिनों में हमने देखा कि दुरानी साहब के भी मिशंस चल रहे थे पैरेलल। ये एक बात चल तो रही है कि जी हम कोई वे फॉरवर्ड निकाला जाए, लेकिन इमरान खान साहब की कुछ बातों पे तो बड़ा क्लियर स्टांस आ रहा है कि ना वो बैरून मुल्क जाने को तैयार हैं, ना वो इस किस्म की कोई डील जो चाह रहे हैं कि जी कोई हो माइनस का फार्मूला हो। तो लेट्स सी कि अब ये क्या डेवलपमेंट आगे आती है, क्योंकि अब केसेस जो से हैं वो थोड़ा सा ऐसे केसेस भी हैं कि मियां साहब खाली इस्लामाबाद नहीं आ रहे, उनका तोशाखाना का केस में भी उनको जमानत लेनी है इस्लामाबाद की अदालत से और नैब की अदालत से। तो अगर एक तरफ तोशाखाना में आपको एक कन्विक्ट नजर आ रहे हैं और वहां क्या तोशाखाना का केस चलेगा, तो अब डिसाइड करना है क्या होगा क्या नहीं होगा। ऑफर्स होंगी, गालिबन जरूर होंगी कि जी एक को नहीं करते माइनस तो दो को करते हैं, या दोनों साइड से कुछ होता है। तो ये फिर हम शहराजी साहब कल मिल के आए, कुछ वहां से इंफॉर्मेशन लेके आए तो हमें भी पता चलेगा। एग्जैक्टली अच्छा सलमान आबिद साहब, सर फाइनल वर्ड्स आपसे। आपको क्या लग रहा है, आप क्या प्रिएम्प्ट कर रहे हैं या जो ऑब्जर्वेशन है आपकी कि सर कोई कोशिशें ऐसी हो रही हैं कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले? जो मुलाकातें हो रही हैं, जिस तरह से निगरान हुकूमत जिसका काम ज़ाहिर है इलेक्शन कराना ही है, दूसरे काम तो वो साथ साथ कर रहे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इस वक्त चीन में जो हैं वो मौजूद हैं, वहाँ MOUs भी हो रहे हैं। तो इलेक्शन आपको एक तो ये कि होता दिखाई भी दे रहा है वक्त पर, जो कहा जा रहा है डेट, और उसमें कोई आगे बढ़ने का इम्कान नहीं है। कुछ नाक़िबत अंदेश किस्म के जो साफ़ी हैं ना, मुल्क से बाहर बैठे हैं, वो ऐसी बातें फैला रहे हैं कि जी जो है शायद ये मामला आगे बढ़ जाएंगे और इस्टेब्लिशमेंट ही जो है ना वो चीज़ों को संभालती रहेगी, देखती रहेगी, या नहीं आपको लग रहा है कि बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड मिलने जा रही है तमाम जमातों को यकसा तौर पर? देखिए, हमारे यहाँ तो मैंने कहा ना कि हिस्ट्री ये है कि इलेक्शन से पहले इलेक्शन अरेंजमेंट तय होता है। अभी तक वो इलेक्शन अरेंजमेंट तय नहीं हो रहा, लेकिन अल्टीमेटली तो इलेक्शन, अगर आपने इलेक्शन में जाना है, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर भी होगा, तो आपको एक इलेक्शन अरेंजमेंट तय करना पड़ेगा। इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ निगोशिएट करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग पीटीआई। और ये जो भी पेशरफ्त हो रही है निगोशिएशन की और डायलॉग की और ताल्लुकात की बेहतर बनाने की या लेवल प्लेइंग फील्ड की, उसमें आप पीटीआई को माइनस नहीं कर सकते। ये नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि जी माइनस इमरान खान बैठ के बातचीत करते हैं, ऐसा नहीं होगा। और ना ये होगा कि जी इमरान खान की पार्टी को इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा या उनका निशान नहीं होगा। ये आपको चीजें तो अरेंज करनी पड़ेंगी ताकि इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी और लेजिटिमेसी बढ़े। लेकिन जो बुनियादी बात यह है कि अगर हमें मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करना है तो ये गैर मशरूत होना चाहिए। जब आप कंडीशनल मुज़ाकरात करेंगे ना कि इमरान खान को माइनस करें, इमरान खान किसी को चेयरमैन बना दे, अच्छा उनकी पार्टी यहाँ पे ये नहीं करेगी, उनकी पार्टी वो नहीं करेगी, फला इंतखाबी मुहिम नहीं चला सकेंगे, वो जेल के अंदर ही रहेंगे, तो फिर वो मुज़ाकरात नहीं होते। फिर तो वो आप अपना एजेंडा मुसल्लत करते हैं एक पार्टी के ऊपर, अब वो पार्टी की मर्जी है कि वो उस एजेंडे के ऊपर अपने ऊपर मुसल्लत करती है या नहीं करती है। तो इसके डायलॉग की जो कामयाबी है उसका दारोमदार तो खुद एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर है कि वो कितना स्पेस देना चाहती है तमाम सियासी जमातों को। कोई निगरानों के पास तो कुछ नहीं है ना, हमने उनसे क्या मांगना है, उनको तो हमें पता है बेचारे वो हनीमून पीरियड के ऊपर है। लेकिन असल चीज ये है कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो देनी है अगर आपने, तो फिर ये एक इलेक्शन को क्रेडिबल भी तो बनाना पड़ेगा ना। ये तो नहीं होगा कि वन साइडेड आप उठा के इलेक्शन इमरान नवाज शरीफ को देना चाहते हैं और एक पार्टी को दीवार से लगाना चाहते हैं, तो कौन मानेगा ऐसे इलेक्शन को। तो इसलिए डायलॉग का जो बात हो रही है वो इसीलिए हो रही है, कोई एक ऐसा रास्ता निकाला जाए जो सबके लिए भी काबिल कबूल हो और इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी को भी इंश्योर करे अगर हमने वाकई इलेक्शन में जाना है। और अगर हमने इलेक्शन में जाना ही नहीं है तो फिर ये डायलॉग शायलॉग में से क्या निकलेगा, तो फिर तो डंडे की हुक्मरानी है, जैसे मर्जी करना चाहते हैं आप कर ले। पाकिस्तान को हम इसी तरीके से चला रहे हैं, माजी में भी चला रहे हैं, अब भी चला रहे हैं। ठीक है
ठीक है शाहिद साहब, सर सिर्फ आखिरी ये बता दें कि जी जिस तरह 2018 में हुआ और अब 2024 में इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्या हमें सर लग रहा है कि एक जो लीडर है बड़ी जमात का वो अंदर ही होगा, इलेक्शन भी नहीं लड़ सकेगा जैसे 2018 में हमने देखा, और आज अब जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें भी आपको ऐसा लग रहा है या नहीं, कोई -1 -2 नहीं होगा, सबको जो है वो इजाज़त मिलेगी? सलमान, मुझे लगता है कि तारीख का जो सबसे बड़ा सबक है कि हम तारीख से सबक हासिल नहीं करते और हम वही बार बार एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो आपने देखा कि 75 बरसों में इन एक्सपेरिमेंट्स का नतीजा ये निकला कि आज हम मोहताज हैं एक आलमी इदारे के कि अगर वो हमें कुछ दे तो हमारी मैशत आगे बढ़ती है, वरना हम डिफ़ॉल्ट के दहाने पे हैं। तो अगर इस तरह के इलेक्शन की तरफ आप जा रहे हैं कि जिसमें लेवल प्लेइंग फील्ड सब के लिए नहीं है बल्कि किसी एक के लिए राह हमवार की जा रही है, तो फिर इलेक्शन हो भी जाएंगे, शायद हुकूमत भी बन जाए, लेकिन इस मुल्क के अंदर ना तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी और ना ही उन इलेक्शन के ऊपर कोई एतमाद करेगा और ना इस मुल्क के अंदर हम वो फिर सरमायाकारी देख पाएंगे और ना मईशत का पहिया चलते देख पाएंगे। तो मेरा ख्याल में वो जो फैसला साज हैं उनको भी समझना चाहिए कि इस मुल्क में आवाम को यह हक दिया जाए कि वो अपने नुमाइंदों को मुंतखब करें, फिर उसके बाद अगले 5 साल का इंतज़ार किया जाए कि वो कैसे परफॉर्म करते। फिर लोग सबसे बड़े जज हैं, वो अगर समझेंगे कि मुल्क के लिए ठीक हैं तो रहेंगे, नहीं होंगे तो इस मुल्क के अवाम ही फैसला करेंगे कि फिर अगला प्राइज इस मुल्क के अंदर किस जमात को हुकूमत बनानी चाहिए। ठीक है शाहिद साहब प्रोग्राम का सर वक्त खत्म हो रहा है। राजा साहब सर फाइनल कमेंट आप बस दे दें अपना, 30 सेकंड सर। देखिए, बिल्कुल ये बातें सही हो रही हैं और इलेक्शन बज़ाहिर मैं समझता हूं कि इंटरनेशनल प्रेशर से ज़्यादा इन्हें सुप्रीम कोर्ट को कैसे मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं उनके होते हुए मैं समझता हूं कि ये नामुमकिन सी बात है कि जी इलेक्शंस को इनडेफिनेट पीरियड के लिए या लंबी मुद्दत के लिए डिले किया जा सके, और इनकी राह में जो अगर इलेक्शंस ना करवाने की कोई सोच है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट बज़ाहिर और ये लगता है कि किसी भी तरीके से वो इस चीज की सहूलतकारी नहीं करेगी कि मुल्क में इलेक्शंस ना हो पाए। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया राजा आमिर अब्बास साहब, इफ्तिखार शाहिद साहब, सलमान आबिद साहब हमारे साथ। नाज़रीन अपना बहुत ख्याल रखिए, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।